दोनों भाई प्रयागराज के हॉस्पिटल में जा रहे थे अपना मेडिकल चेकअप करवाने के लिए, लेकिन हमने उनका पोस्टमार्टम ही करवा दिया। इस बात का घमंड है। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तेरा फैजल। अतीक अहमद और उसके छोटे भाई का हेडशॉट वाला वीडियो देखकर कुछ लोगों की तो फट गई, कुछ लोगों की फटकर 64 हो गई और कुछ लोगों को बहुत मजा आया। एक तरीके का आसमानी फैसला। अगर आप में से जो लोग अतीक अहमद को नहीं जानते उनके लिए आसान भाषा में समझाऊं तो इस समय आपके घर में जितने करेंसी नोट नहीं होंगे उससे ज्यादा अतीक अहमद के ऊपर क्रिमिनल केसेस थे। जो हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो प्रत्येक बसों पे अगर अतीक अहमद नहीं लिखा होता था तो बसें चलती नहीं थी, इतना खौफ था। अतीक के ऊपर 100+ क्रिमिनल केसेस थे और उसकी पूरी फैमिली के ऊपर 160+ क्रिमिनल केसेस। अतीक ने अपना पहला मर्डर 1979 में सिर्फ 17 साल की उम्र में किया था। अतीक अहमद की मौत के बाद बहुत से लोग खुशी मना रहे हैं क्योंकि उन्हें एक आतंकवादी से राहत मिली। आतंकवादी ही बोलूंगा मैं क्योंकि उसका कनेक्शन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से था और वो पाकिस्तान से हथियार खरीदता था। ऐसे इंसान को आतंकवादी ना बोले तो और क्या बोले। और वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो अतीक के नाम पर रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक मुस्लिम था और इसमें हमारे हैदराबाद के चच्चा भी शामिल हैं। आजादी से लेकर आज तक हमारे देश के नेताओं ने मुसलमानों के लिए किया क्या है? ना तो मुसलमानों के बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेज पाए, ना ही उन्हें काम करने के लिए कोई जॉब दे पाए और ना ही उनकी कोई मदद कर पाए। जब कभी भी ऐसा कोई कांड हो तो उसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल निकालो, उसमें मुसलमानों के लिए थोड़े से आंसू बहा दो, बस आपको मुसलमानों के वोट मिल जाएंगे। कौन इतनी मेहनत करेगा इन लोगों के पीछे जब रो देने से वोट मिल रहा है तो। लेकिन इन नेताओं को यह नहीं पता कि एक डॉन, माफिया और एक आतंकवादी का ना तो कोई धर्म होता है और ना ही कोई मजहब होता है। अतीक ने मुसलमानों को उतना ही परेशान किया जितना हिंदुओं को किया। नो चीटिंग, नो डिफरेंस। और उसकी मौत के ऊपर खुशी मनाने वाले लोगों में हिंदू भी शामिल हैं और मुस्लिम भी शामिल हैं। वैसे दोस्तों, मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने वाला नहीं था, लेकिन मुझे बनाना पड़ा क्योंकि जिस तरह से विदेशी मीडिया में अतीक अहमद को एक रॉबिन हुड की तरह दिखाया जा रहा है और हमारे देश में एक इंसान की मौत के ऊपर राजनीति की जा रही है, मुझे उस चीज से प्रॉब्लम है। देखिए, जिस तरह से लाइव टीवी पर अतीक अहमद और उसके छोटे भाई की गोली मारकर हत्या की गई, उसके ऊपर सवाल जरूर खड़े होते हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, लॉ एंड ऑर्डर हो या फिर मीडिया। हमारे देश की मीडिया 24 घंटे एक क्रिमिनल के पीछे लगी हुई थी। अतीक ने अब ये खाया, ये पहना, अतीक ने अब ये बोला, यानी कि हमारी मीडिया एक क्रिमिनल को कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है। 24 घंटे टीवी पर एक क्रिमिनल और एक हत्यारे के बारे में न्यूज दिखाना कहां तक सही है? लोग इससे क्या सीखेंगे? तभी तुम्हारी इज्जत नहीं है बहनचोद। आज से कुछ साल पहले जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था, उसकी गाड़ी पलट गई थी, तो कुछ लोगों ने कहा था कि विकास दुबे बीजेपी के बारे में और उनके सीनियर लीडर्स के बारे में बहुत कुछ जानता है, इसलिए सबसे सेफ ऑप्शन है उसका एनकाउंटर करवा देना ताकि रहस्य हमेशा के लिए रहस्य बना रहे। वो कुछ ऐसे राज जानते हैं विकास दुबे जो बहुत बड़े बड़े लोगों को एक्सपोज कर सकते हैं, इसलिए एनकाउंटर करना सेफेस्ट ऑप्शन रहेगा उन बड़े बड़े पॉलिटिशियन सिस्टम में बैठे लोगों को बचाने के लिए। अब आप लोग मेरे एक सवाल का जवाब दो कि अतीक अहमद किस पार्टी से बिलोंग करता था और वो किस पार्टी के टिकट से संसद तक पहुंच गया था? तो जवाब है समाजवादी पार्टी। देखिए, ये सिर्फ एक थ्योरी है, सच्चाई कुछ और भी हो सकती है और वो सच्चाई हमको या तो 2 से 4 महीने में पता चल जाएगी या फिर कभी भी पता नहीं चलेगी। और जो लोग अतीक अहमद की मौत के ऊपर खुशी मना रहे हैं वो खुशी क्यों ना मनाएं? पिछले 40 सालों से अतीक अहमद के ऊपर सैकड़ों क्रिमिनल केस होने के बावजूद भी वो खुलेआम घूम रहा था, लोगों की हत्या करवा रहा था और कानून की आंखों में धूल झोंक रहा था। एक प्रोफेशनल क्रिमिनल होने के बावजूद भी सांसद और विधायक बन रहा था, चुनाव लड़ रहा था, पुलिस, कानून व्यवस्था, नेता और जज उसकी जेब में थे। तो ऐसे इंसान की मौत के ऊपर लोग खुशी क्यों ना मनाएं? इलाहाबाद हाईकोर्ट, जो अब प्रयागराज हाईकोर्ट के नाम से जानी जाती है, साल 2010 से 2012 के बीच में लगातार 10 जजों ने डर के मारे अतीक अहमद के केस के ऊपर फैसला सुनाने से मना कर दिया। और जब आखिर में कोर्ट ने फैसला सुनाया भी तो अतीक को रिहा कर दिया गया क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले थे, क्योंकि तब तक वो सबूत मिटा चुका था। ऐसा इंसान जो कानून व्यवस्था और जजों को अपनी जेब में रखता था, ऐसे इंसान की मौत के ऊपर लोग खुशी क्यों ना मनाएं? एक मजे की बात बताता हूं, सुनकर बड़ी हंसी आएगी। साल 2019 के लोकसभा इलेक्शन में जब यूपी की वाराणसी सीट से नरेंद्र मोदी इलेक्शन में खड़े हुए तो सेम उसी सीट से अतीक अहमद भी इलेक्शन में खड़ा हुआ एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट।
लेकिन उस इलेक्शन में अतीक अहमद को सिर्फ 855 वोट मिले थे। आज हमारे देश में अतीक की मौत के बाद हमारा संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन हमारा संविधान और लोकतंत्र तब खतरे में नहीं था जब ये इंसान संसद में बैठकर मेरे और आपके लिए कानून बना रहा था। हमारा संविधान और लोकतंत्र तब खतरे में नहीं आया जब अतीक अहमद ने प्रयागराज की गलियों में राजूपाल को दौड़ा दौड़ा कर मारा और 200 राउंड गोलियां चलाई। हमारा संविधान और लोकतंत्र तब खतरे में नहीं आया जब अतीक अहमद ने जबरदस्ती लोगों के खेत और जमीनों पर कब्जा कर लिया और उनके घरों को तोड़वाकर वो जमीन अपने नाम करवा ली। एक ऐसा अपराधी जिसके पिताजी तांगा चलाते थे, उसके पास 11,684 करोड़ की संपत्ति कहां से आई? कोई इस सवाल का जवाब देगा या सिर्फ हमारे देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में बताएगा? हमारे देश के नेता कुछ भी बोलते हैं, एक अपराधी की मौत के ऊपर खून के आंसू भी बहा देते हैं, लेकिन जो लोग प्रयागराज और यूपी में रहते हैं और जो लोग अतीक के आतंक के साए में जीते थे, उनसे जाकर पूछो कि अतीक अहमद किसका नाम था और वो लोग उसकी मौत के ऊपर इतनी खुशी क्यों मना रहे हैं। आप सभी को लग रहा होगा कि अतीक अहमद को और उसके छोटे भाई को इन तीनों ने मारा। गलत। अतीक अहमद को हमारे देश के नेताओं ने, हमारे देश की कानून व्यवस्था ने और हमारे देश की गंदी राजनीति ने मारा। जब कभी भी इस तरह के अपराधी और गैंगस्टर पैदा होते हैं तो हमारे देश के नेता इन माफियाओं को टिकट दे देते हैं अपनी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए, ताकि उनकी पार्टी को मनी और मसल पावर मिल सके और वो लोगों को डरा धमकाकर उनका वोट ले सके। और जब ये माफिया कोई अपराध करते हैं या किसी की हत्या कर देते हैं तो यही नेता इन माफियाओं को बचा लेते हैं, वो भी अपने फायदे के लिए। पुलिस और कानून व्यवस्था को दबा देते हैं, उन्हें अपना काम करने से रोकते हैं। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ जैसे नेता सत्ता में आते हैं तो वो इन माफियाओं की और अपराधियों की सफाई करते हैं, लेकिन एक अलग तरीके से। वो कैसे? पहले के जो नेता थे वो इन अपराधियों को बचा लेते थे, लेकिन अपने फायदे के लिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ जैसे नेता कानून का काम अपने हाथों से करते हैं। वो कैसे? इसलिए वो लोगों के बीच इतने ज्यादा फेमस हैं। साल 2017 से लेकर अब तक यूपी में टोटल 183 अपराधी एनकाउंटर में मारे गए हैं और 23,300 अपराधियों को अरेस्ट किया गया है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ लोगों के बीच इतने ज्यादा फेमस हैं। जलवा है हमारा। लेकिन यहाँ पर एक चीज की कमी है, वो है कानून व्यवस्था। लोगों को अब लगने लगा है कि कोई भी अपराधी हो उसका सीधा एनकाउंटर होना चाहिए। कहाँ अगर वो कोर्ट में जाएगा तो 15 से 20 साल यूं ही वेस्ट हो जाएंगे और उससे कोई सजा भी नहीं मिलेगी, और अगर सजा मिली भी तो वो जेल से अपना साम्राज्य चलाएगा। लेकिन कभी सोचकर देखा है कि हमारी कानून व्यवस्था इतनी स्लो क्यों है? तो इसका सीधा सा जवाब है हमारे देश के नेता, हमारे देश के नेताओं ने हमारी जुडिशियल सिस्टम में इतना पैसा इन्वेस्ट ही नहीं किया कि वो जल्द से जल्द फैसले ले सके, कार्रवाई कर सके। हर पॉलिटिकल पार्टी हमारी जुडिशियल सिस्टम के ऊपर कंट्रोल पाना चाहती है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। हमारे देश में फैसला सुनाने वाले जजों की कमी है, अपराध को रोकने के लिए पुलिस वालों की कमी है और केस लड़ने के लिए कोर्ट की कमी तो है ही। अगर हमारे देश के नेता हमारी जुडिशियल सिस्टम में पैसा इन्वेस्ट करें, जजों को अपॉइंट करें, उनके काम में टांग न अड़ाए, पुलिस वालों की भर्ती करें, तो अपराध कम क्यों नहीं होगा? अपराधियों को जल्द से जल्द सजा क्यों नहीं मिलेगी और अपराधियों के मन में कानून का डर क्यों नहीं बैठेगा? लेकिन पता है कि ये कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे संसद में 43% नेता क्रिमिनल बैठे हुए हैं और वो कभी भी अपने खिलाफ तो कानून नहीं बनाएंगे। इसलिए सबसे सिंपल और आसान तरीका, जहां पर आपका पैसा भी खर्च नहीं होगा और लोगों के बीच आपकी फ्री में पब्लिसिटी भी हो जाएगी, वो है एनकाउंटर करवा देना। आप खुद ही सोचकर देखो कि जिस दिन योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम नहीं रहेंगे और यूपी की सत्ता से बीजेपी हट जाएगी, क्या तब फिर से यूपी में जंगल राज नहीं आ जाएगा? क्या तब फिर से माफिया और अपराधी खड़े नहीं हो जाएंगे? इसलिए एनकाउंटर एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है अपराधियों के मन में डर बैठाने के लिए, और जुडिशियल सिस्टम में पैसा इन्वेस्ट करना और उसे स्ट्रांग बनाना एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है, जिसके ऊपर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, नेता और किसी भी गुंडे का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आप खुद सोचकर बताओ कि आपको क्या चाहिए? यूपी में एनकाउंटर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप चाहते हो। आपको शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहिए, ये आपको तय करना पड़ेगा। आपको अपने मुद्दों पर खड़ा होना पड़ेगा और इसकी शुरुआत आपके वोट से होगी और आपके आवाज उठाने से होगी। नमस्कार, हम हैं अतीक अहमद, नर्क से बोल रहे हैं। बहुत टार्चर किया जाता है हमको यहाँ पर। हमने धरती पर इतने सारे अपराध किए कि यमराज हमको खुद पर्सनली सजा दे रहे हैं। उन्होंने अपने दूतों को हमसे दूर कर दिया, कहने लगे कि अगर ये तुम्हारे साथ रहेंगे तो तुम इनको भी खा जाओगे। और क्या बताए तुमको, विकास दुबे मिल रहे हमको यहाँ पर, हम दोनों के साथ में खातिरदारी हो रही है। वो बताए रहे थे हमको कि उनकर गाड़ी पलटल न रहे, पलटा दियल रहे। एक और बात, हमरे मुंह से आखिर शब्द मुस्लिम निकल रहे, गुड्डू मुस्लिम।
काश हमरे मुंह से आखिर शब्द हे राम निकल रहे होते ता हमारा आधा पाप ऐसे ही नष्ट हुई जात। ये तीनों लोगन के टाइमिंग खराब बा, हमको नरक में भेज दिए। यही लिए आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगन तक शेयर करें ताकि कौन भी हमारी तरह अपराधी न बन सके। धन्यवाद। किस्मत का खेल देखो यार, हम धरती पर कुत्ता घुमाते थे लेकिन यहाँ नर्क में हमको कुत्ता काट रहा है।